Hello dear friends, I am Kirt Kumar Misra and welcome to my KKSD channel. So guys, today I will discuss about class 10th physics light. Class 10th फिजिक्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है पहला। फिजिक्स का ये लेसन नंबर फर्स्ट है और ये लेक्चर मेरा फर्स्ट भी है। भी इस चैप्टर का मेरा लेक्चर फर्स्ट है। तो ये क्लास 10th का फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तुओं को देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। देखिए, प्रकाश की कई परिभाषा होती हैं, लेकिन उन सभी का अर्थ एक ही होता है। आप उन्हें अपने हिसाब से कई प्रकार के परिभाषा के रूप में उनसे व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की कई परिभाषा होती है। कोई कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई कहता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो ऐसे प्रकाश के कई परिभाषा होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है प्रकाश की बिल्कुल सटीक परिभाषा है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और एंड तक देखेंगे तभी आपको इस वीडियो को खोलने के लिए आपको कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो इस वीडियो को खोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, अगर आप इसे एंड तक नहीं देखते हैं तो। और ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड पेपर में आता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड 5-6 नंबर का। तो इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। तो अब चलते हैं हम आगे अपने क्लास की तरफ। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली रिसेंटली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट क्लास प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे और क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम अगली हेडिंग ये हो गई प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश का नंबर 1 गुण है, पहला गुण है कि प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। मतलब इसको हम नंबर 1 लिख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये जो है इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है इसकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये था पहला प्रॉपर्टीज। अब हम इसके दूसरे सेकंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो होता है प्रकाश जो होता है वो साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। ये जो प्रकाश होता है ये सरल रेखा में हमेशा गमन करता है। सरल रेखा में मतलब चलता है, सरल रेखा में गमन करता है अथवा चलता है। तो ये था इसका दूसरा गुण कि प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा क्या होता है कि प्रकाश के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है और निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब कि जहाँ पर वो सिर्फ हवा, मतलब कि जहाँ पर हवा भी ना होगी, निर्वात मतलब कि हवा भी ना हो, वहाँ पर भी प्रकाश गमन कर सकता है। तो इसलिए इसको कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए। तो ये आप तीसरा हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि प्रकाश के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। फिर चौथा इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं उनके रूप में गमन करता है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ गमन करता है। फिर हमारे पास पांचवा इसका है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता है। अब पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। पारदर्शी माध्यम वे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश जो होता है वो अधिकांश भाग से गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो जैसे हो गया वायु हो गया, कांच हो गया, ये सब जो है ये पारदर्शी माध्यम है। और अपारदर्शी माध्यम जिनसे होकर प्रकाश
बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाता है। ऐसे माध्यमों को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, मिट्टी हो गया आदि, ये सब जो है या पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यमों से कभी नहीं गुजर सकता है। तो ये था हमारा 5वां कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग इसको नोट्स करते रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। और हमारे पास तीसरा इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे तो छठा है लेकिन हमारे पास यहाँ तीसरा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था मल्टीपल चॉइस में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसे आप याद रखिएगा कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक आप जरूर याद रखिएगा। बहुत बच्चे मात्रक गलत कर देते हैं इसका। ये तो इसका जो वैल्यू है उसको याद रखते हैं 3×10⁸, लेकिन जो मात्रक होता है उसे गलत कर देते हैं। तो ये प्रति सेकंड में प्रति 1 मीटर में 3×10⁸ मीटर चलती है, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड कहा गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक सेकंड में 3×10⁸ मीटर, ये बहुत हो गया 3×10⁸ मीटर, यानी 3 के बाद हमें 8 जीरो हम लगा लेंगे तो जितना आएगा उतनी दूरी है, उतने मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है प्रकाश। तो आप सोचिए कितना तेज प्रकाश की चाल होती है। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट होता है कि जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होता है। और हमारे पास फिर इसके बाद अगला है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जो चमकदार पृष्ठ होते हैं उनसे प्रकाश जो होता है टकराकर परावर्तित हो जाता है। फिर है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये थे हमारे पास प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, प्रकाश के कुछ गुण। तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास आता है प्रकाशिक माध्यम। क्या होता है? ऑप्टिक मीडियम। प्रकाशिक माध्यम या लाइटिकल मीडियम या ऑप्टिक मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं कि इससे शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है वो प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। अब प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमारे पास प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शक, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पारदर्शक और पारभासी क्या होता है। पारदर्शक माध्यम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। फिर हमारे पास होता है दूसरा माध्यम पारभासक माध्यम। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशंट मीडियम, मीडियम। फिर हमारे पास तीसरा जो होता है माध्यम इसका, और तीसरा माध्यम होता है हमारे पास अपारदर्शक माध्यम।
अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपैक मीडियम, ओपैक मीडियम, OPAQUE, ओपैक, ओपैक मीडियम, ओपैक मीडियम। तो ये थे हमारे पास प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग थे, जिन्हें मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक पहला था पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। अब देखिए यहाँ पर पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि जिन माध्यमों से होकर प्रकाश अधिकांश भाग से गुजरता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है वायु कांच जो है वो पारदर्शक माध्यम के अंतर्गत आएंगे, पारदर्शक माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि ऐसा माध्यम जिनसे हमारा प्रकाश जो है अधिकांश भाग उसका गुजर जाता है। और फिर हमारे पास पारभाषक माध्यम, दूसरा माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही मतलब बहुत ही कम भाग गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का बहुत ही कम भाग गुजर पाता है हम उन्हें पारभाषक माध्यम कह देते हैं। जैसे हो गया कि जैसे दूषित जल हो गया, मतलब गंदा जल जो होता है, गंदा पानी, उससे प्रकाश का बहुत ही कम जो होता है अधिकांश भाग ही गुजर पाता है। फिर हो गया घिसा हुआ कांच, जो कांच होगा वो घिसा हुआ अगर होगा तो उससे भी हमारे पास प्रकाश जो होगा वो अधिकांश माध्यम में नहीं गुजर पाएगा, बहुत ही कम अल्प मात्रा में जा पाएगा। फिर है तेलीय कागज। आप कागज़ को लीजिए, उस पर थोड़ा सा आप तेल लगा दीजिए, उसके बाद देखिए कि उसमें से जो प्रकाश होता है वो बहुत ही आंशिक रूप से गुजर पाता है। तो यह था प्रकाशिक माध्यम के कुछ उदाहरण कि प्रकाशिक पारभाषक माध्यम क्या होते हैं। अब हमारे पास है तीसरा पॉइंट, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं कि जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, मतलब बिल्कुल भी भाग जो होता है उसका 1%, 0.0% भी नहीं जा पाता है प्रकाश इस माध्यम से उस माध्यम में, तो ऐसे हम माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी, लोहा, लकड़ी है, लोहा हुआ, मिट्टी है, इन सब से प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं गुजर पाएगा, तो इसलिए इन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो ये थे प्रकाशिक माध्यम के कुछ भाग। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रकाशिक किरण क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे आप लोगों के पास भी इम्पोर्टेंट नोट्स पहुंचता रहिए। मैंने बहुत ही मेहनत से इस नोट्स को बनाया है, तो जिससे आप लोगों को भी मिलता रहे, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th की ये, तो इसलिए आप इसे एंड तक ज़रूर देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। लाइट रे क्या होती है? प्रकाश किरण को हम इंग्लिश में लाइट रे कहते हैं। तो प्रकाश किरण जो होती है, जब प्रकाश किरण क्या होती है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। मतलब जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम होगा उसमें भी सरल रेखा में जब वो गमन करेगा, सरल रेखा का मतलब होता है कि बिल्कुल, तो सरल रेखा में बिल्कुल गमन करेगा जब वो, मतलब कि जो प्रकाश होगी, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम होगा और भी उसमें सरल रेखा मतलब बिल्कुल सीधे में गमन करेगा, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए इसका। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगी उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप अन्यथा ना लीजिएगा, उसको भी आप अपने नोट्स में नोट्स करते रहिएगा। तो प्रकाश किरण क्या होती है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। एक बार पुनः मैं बोले दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो प्रकाश किरणों के समूह होगा, प्रकाश किरण का जो समूह होता है उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं, मतलब प्रकाश पुंज बीम कहते हैं उसको इंग्लिश में, बीम। तो प्रकाश पुंज जो होता है वो निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो पहला होता है अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए अब यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अभिसारी मतलब होता है कि अभिसरित होना, किसी एक बिंदु पर अभिसरित होना। तो इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं प्रकाश की जब समस्त किरणें,
तो उन्हें प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी तो ऐसे हम प्रकाश के पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी मतलब अभिसारी, अभिसारी का मतलब है, अभिसारी का हम संधि विच्छेद करेंगे तो आता है अभि, और पसारी मतलब कि जो एक ही बिंदु पर आकर मिले, मतलब प्रसार जिसका ना हो, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, एक किरण प्रकाश की ये आई, एक प्रकाश की किरण ये आई, एक प्रकाश की किरण इधर से आई, एक प्रकाश की किरण इधर से आई। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें आकर किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, मान लीजिए ये एक बिंदु है और प्रकाश की समस्त किरणें आकर इसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे, इससे एग्जामिनर बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाएगा कि यहाँ बच्चे को पूरा जो है वो डिटेल पता है, तो इसका एक भी नंबर नहीं कटेगा और बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। अगर आप चित्र की सहायता से उसको समझा देते हैं, थ्योरी प्लस चित्र जो होता है ये आपका नंबर बढ़ाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सहायता करता है। तो आप जितना हो सके उतना चित्र ज़रूर बनाइएगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री में तो आता नहीं है चित्र बनाने का, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, आप चित्र बनाएंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा इम्प्रेस होगा और आपको नंबर दे देगा वो। तो अब हम बात करते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में, अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में। तो ये था पहला अभिसारी, जहाँ पर किसी एक बिंदु पर आकर समस्त प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी जो होता है वो अभिसारी का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ से किसी एक बिंदु से समस्त प्रकाश की किरणें निकलेंगी और विभिन्न माध्यमों में फैल जाएंगी, मतलब दूर दूर बिखर जाएंगी। तो इसको कहते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक बिंदु है और इसी बिंदु से जब प्रकाश की समस्त किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, इसी बिंदु से प्रकाश की समस्त किरणें जब आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ से देखने पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो जब यहाँ पर देख रहा है तो उसे दिखाई दे रहा है कि इस प्रकाश की जो समस्त किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से हमारे पास आ रही हैं। तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब अपसारी मतलब जिसका प्रसार हो रहा है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये था अपसारी प्रकाश पुंज, इसे भी आप नोट्स कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चित्र मैंने बना दिया है, चित्र की सहायता से आप लोग समझ जाइएगा। चित्र जो होता है वो किसी भी कठिन से कठिन थ्योरी को भी समझाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकता है, तो आप लोग चित्र समझ जाइएगा। फिर हमारे पास तीसरा आता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जबकि नाम से ही आपको पता है कि समांतर मतलब जो समांतर मतलब बिल्कुल समान आती हूँ, समान लाइन में आती हूँ, मतलब एक ही लाइन में आ रही हूँ जब प्रकाश की किरणें, तो उन्हें हम समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। मान लीजिए ये लाइन थी, एक लाइन थी, ये एक प्रकाश की किरण की लाइन थी, एक प्रकाश की किरण की लाइन थी, ये एक प्रकाश किरण की लाइन थी। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये थे प्रकाश किरण के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश किरण। पहला था अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा था अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा था समांतर प्रकाश पुंज। तो ये 3 प्रकार थे, इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं नोट्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ये बिल्कुल 100% गारंटी है कि इससे एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। और तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक जो है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड 100.1% गारंटी है, 100% गारंटी है कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड पेपर में, और यही क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बिल्कुल 100% गारंटी है, बोर्ड पेपर में यही आएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यही आएगा हमारे पास क्वेश्चन में। और आएगा 3-4 नंबर में आएगा। आपको उसको चित्र बनाकर पूरा परिभाषा उसको बतानी होगी चित्र की सहायता से। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका एक भी वर्ड मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर परेशानी होने वाली है अगर आप इसके एक भी वर्ड को मिस कर देंगे तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने व पारदर्शी सतह पर आपतित होता है,
मान लीजिए हमारे पास एक कोई चिकना या पॉलिशदार सतह थी। ये जो है ये यहाँ पर पॉलिश लगी हुई है, यहाँ पर पॉलिश किया हुआ ये पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। तो इस पर जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए हमारे पास एक आपतन बिंदु है, अभिलंब है, ये हमारे पास अभिलंब है। तो इधर से मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित ऐसे हो रही है, प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है और ये टकराकर ये चिकनेदार पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में ऐसे वापस चली जा रही है। ये आ रही थी इधर से और इधर चली जाएगी। तो यही चीज़ बताया गया कि जब प्रकाश की किरण चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, ये चिकना पॉलिशदार सतह है, चिकना या पॉलिशदार सतह है, पॉलिशदार सरफेस है, पॉलिशदार सरफेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, चिकना या पॉलिशदार सरफेस। तो जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब अधिकांश भाग मतलब पूरा भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस चिकने पृष्ठ से टकराकर। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप ले लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बुक में बहुत ही कठिन दिया गया है, उसको आपको याद करने में परेशानी हो सकती है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर अगर लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। तो क्या होता है कि मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चित्र की सहायता से अगर आप समझ जाएंगे तो आप भूलने वाले नहीं इतनी जल्दी से। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रकाश की किरण आ रही है, एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण है हमारे पास। इसको आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, इसको परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण है और यह है आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण। तो ये जब हमारे पास प्रकाश की किरण जो होती है, जो आती है, उसको हम आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। जो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकना पॉलिशदार युक्त पदार्थ क्या कहते हैं कि पृष्ठ है इसे, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिशदार युक्त सतह पर टकराती है तथा टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ये जो होता है ये आपतित किरण होती है और जो टकराकर पुनः उस माध्यम में वापस लौट जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो होता है चिकना पॉलिश युक्त पदार्थ होता है, पृष्ठ होता है हमारे पास, ये जो होता है इसको हम कहते हैं अभिलंब। ये चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा, चित्र भी बनाने को आता है क्वेश्चन में, तो चित्र भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये जो कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो बना कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इसको हम कहते हैं आई से हम व्यक्त करते हैं। आपतन कोण को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आई होगा, और इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण को हम आर से व्यक्त करते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों के सामने बताया। तो ये जो होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम इसे ही कहते हैं कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिशदार युक्त पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर आप इतना लिखकर और इस चित्र को बना देंगे तो आपको बिल्कुल गारंटी है कि 3 से 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा बोर्ड पेपर में, कोई भी कटौती उसमें नहीं की जाएगी। अब हमारे पास आता है प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। पहला होता है प्रकाश परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ पर आप टकराती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे ये भी आ सकता है हमारे पेपर में कि बताइए कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और आपतित किरण क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि
आपतित किरण वह होती है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और परावर्तित प्रकाश किरण क्या कहते हैं कि वह प्रकाश की किरण जो टकराकर जो लौट जाती है परावर्तित पृष्ठ के, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। अब आपतन बिंदु क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है। आपतन बिंदु क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश की किरण आकर मिलती है, मतलब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ये जो बिंदु है इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो आपको आगे चलकर परेशानी होने वाली है। फिर आता है हमारे पास अभिलंब क्या होता है। अभिलंब को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा है, जो आपतन बिंदु है इसके पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर इसके लंबवत जो खींची गई रेखा है इसको हम अभिलंब कहते हैं। फिर आता है आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को, ये आपतित किरण है और यह है अभिलंब, इसके मध्य बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तक किरण के मध्य बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप इसे चित्र की सहायता से आप सब कुछ इसी की सहायता से आप परिभाषाएं लिख सकते हैं। इसी की सहायता से अगर ये आप चित्र समझ गए हैं तो समझिए आप पूरा ये समझ गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चित्र को समझ गए हैं पूरी तरह से। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने जो इसकी परिभाषा बताई उसको आप लिख लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ कि ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए हमारे पास अगला टॉपिक है कि परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, ये आ सकता है हमारे क्वेश्चन में। आ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो मैंने प्रकाश का परावर्तन अभी इसके पहले होता है, उसको आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से जिस लैंग्वेज में मैंने बताया उसी लैंग्वेज में लिख देना और चित्र बना देना, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और फिर परावर्तन के प्रकार लिखकर उसको भी आप अगर एक्सप्लेनेशन उसका कर देते हैं तो आपको पूरा 5-6 नंबर मिल जाएगा। 5-6 नंबर का जितने का भी वो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ यही आएगा कि बताइए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, चित्र सहित उसको समझाइए, यही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। तो चलिए बता रहा हूँ कि परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है परावर्तन होता है निम्नलिखित 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये शब्द सही पता चल रहा है कि जब प्रकाश परावर्तन होगा किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर ही, तो इसे आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ पर टकराती है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे हमारे पास समझिए हमारे पास पृष्ठ है, एक पृष्ठ है हमारे पास, ये चिकना या पालिश युक्त पृष्ठ है। यहाँ पर आई हमारे पास प्रकाश की किरणें 1 2 3 4 जितने भी आ सकती हैं वो आई प्रकाश किरणें, ये आपतित हुई यहाँ पर। फिर आपतन के पश्चात यहाँ पर ये यहाँ से परावर्तित हुई, यहाँ से परावर्तित हुई, यहाँ से परावर्तित हुई, जो जहाँ पर आपतित हुई वहीं से परावर्तित हो जाएंगी। तो ऐसे प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये इसके समांतर हो जाएगी, यह प्रकाश किरण इसके समांतर हो जाएगी, ये प्रकाश किरण इसके समांतर हो जाएगी। तो जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मतलब दूर हट जाती हैं, नियमित नहीं रह जाती हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये हमारे पास चिकना कोई पालिश पृष्ठ है, तो इस पर मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। फिर इनका परावर्तन हुआ तो ये कोई यहाँ गई, कोई इधर गई, कोई इधर परावर्तित हो गई, कोई इधर परावर्तित हो गई। तो ऐसे इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। शब्द सही पता चल रहा है कि जिसका परावर्तन नियमित तौर पर न हो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका हम मेन परिभाषा बता सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जो पृष्ठ होगा यह खुरदरा होगा, बिल्कुल चिकना नहीं होगा,
ये खुरदरा पृष्ठ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से पृष्ठ होगा। तो जब इस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी तो इस प्रकार से हमारे सामने व्यवहार करेंगी वो, कि जब प्रकाश की किरण का परावर्तन जैसे खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। ये फैल गई, कोई इधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई, तो विभिन्न दिशाओं में फैल गई हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। अनियमित परावर्तन को कहाँ पर देखा जा सकता है कि अखबार खुरदरा होता है, अखबार का जो पेपर होता है वो खुरदरा होता है। तो अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विशेष परावर्तन यानी अनियमित परावर्तन हो जाता है, जिससे उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। तो ये था अनियमित परावर्तन का उदाहरण। और नियमित परावर्तन क्या होता है, कमरे की खिड़की में लगा हुआ जो कमरा होता है उसकी जो खिड़की लगी होती है उसमें भी खुरदरा कांच लगा होता है, जो सूर्य के प्रकाश को विशेष परावर्तित कर देता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। तो मतलब जो हमारे पास वो लगी होती है, खिड़की लगी होती है कमरे में, तो वो प्रकाश की किरणों को विशेष परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें चकाचौंध से बचाता है। जो हमें अगर वो नहीं लगा होता तो हमारे पास प्रकाश की किरण जो थी वो अधिकांश मात्रा में हमारी आंखों पर टकराती तो हमें चकाचौंध लग जाता। लेकिन वहाँ पर जो है खुरदरा कांच लगा हुआ है तो वो विशेष कर देगा प्रकाश की किरण को, जिससे हमारे आंखों पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिर इसमें नोट्स एक है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसी पृष्ठ से प्रकाश की कितनी मात्रा परावर्तित होगी वो उस पृष्ठ पर निर्भर करेगी। अगर खुरदरा पृष्ठ होगा तो बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होगा, और अगर वहीं पर चिकना पृष्ठ होगा तो अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के नियम। अब हम चलते हैं प्रकाश के नियम की तरफ, परावर्तन के नियम की तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की तरफ। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, प्रथम नियम कि आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आपतित किरण, यह है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यही तीन पॉइंट हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो इन तीनों पर लंब डाला जाता है वो एक ही पृष्ठ पर होता है। तो जो ये देखिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु ये है, इस पर डाला गया लंब जो है ये लंब अभिलंब कहलाएगा। आपतन किरण में जो डाला गया लंब होगा, तो ये जो तीनों होंगे वो एक ही पृष्ठ पर होंगे, मतलब ये समतल पृष्ठ एक ही तो है। तो ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही पृष्ठ पर होंगे। पहले नियम में यही बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप चित्र की सहायता से समझते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये यहाँ पर आपतन बिंदु है, ये पॉइंट जो है ये आपतन बिंदु कहलाएगा। जो प्रकाश की किरण जहाँ पर आपतित होती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं, ये समतल पृष्ठ है एक ही पृष्ठ, ये तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं। फिर है दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम हमारे पास है कि जो आपतन कोण होता है आई वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब कोण आई इज इक्वल टू कोण आर के। ये कोण आई है आपतन कोण, ये कोण आई है और ये कोण आर है। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना डिग्री ये कोण होगा उतना डिग्री ही ये कोण होगा, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे इसे हम एक क्वेश्चन की सहायता से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। परावर्तन का नियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये क्वेश्चन में हर हाल में आएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन हमारे पास उदाहरण है, मान लीजिए इसका प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कहा गया है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं पहले आपको चित्र बना दूँ। ये समझिए कि यहाँ पर अभिलंब है ये, और ये रफली में डायग्राम बना रहा हूँ, और ये आपतित किरण है। तो ये कह रहा है कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये आपतित किरण है, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है ये, और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये अभिलंब है, इसके साथ बता रहा है कि आपतित किरण जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाती है।
तो बताइए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। जो परावर्तित किरण होगी ये अभिलंब के साथ मतलब इसके साथ यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास दूसरे नियम में बताया गया है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये आपतन कोण ही तो दिया गया है और ये परावर्तन कोण पूछ रहा है हमसे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि परावर्तन के दूसरे नियम से हल लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हम लिख देंगे परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन के दूसरे नियम से दूसरा नियम क्या है कि जो हमारे पास कोण आई होता है वो सदैव कोण आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे कोण आई दिया गया है 45 के, तो इसकी सहायता से हम कोण आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तुरंत हमारे पास आपतन कोण जो परावर्तन कोण है वो निकल कर आ गया 45 डिग्री। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अगर इसको आप मैथमेटिकली हल करेंगे तो मैथमेटिकली हल करने पर आपको ये आएगा तो कि इसका जो पूरा कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री इसका पूरा कोण हो जाएगा तो ये 45 है आधा, तो 45 90 होता है, तो ये आधा जो होगा वो 45 का होगा। तो इससे भी आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। तो ये था मैथमेटिकली और ये था नियम से, लेकिन आप नियम से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बहुत ही फेमस नियम है, बहुत ही फेमस नियम है। इससे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं इस नियम की सहायता से, इस नियम से। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर होती है समाप्त। और आज की ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये इम्पॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।